आप लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाएं। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनसे मजदूरी मत करवाइए, बच्चों को पढ़ा के आप आगे करिए। सरकार ने हमारी व्यवस्था की है, यदि बच्चों की हाइट भी कम होगी, नंबर भी कम आए होंगे, लेकिन यदि वह मैट्रिक की डिग्री, बीए की डिग्री कर लेगा तो उसके लिए नौकरी की बहुत बड़ी संभावना हमारी सरकार में बन जाएगी, गारंटी कहलाई आपके लिए। इन सब बातों के लिए जब कभी जाता हूँ, गांव देहात जाता हूँ, तो हम अपने जनजाति के भाइयों से पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ तक पढ़ा? उन्होंने कहा भैया 9वीं तक। मैंने 12वीं क्यों नहीं करवाई? बोले भैया लम्बरदार के तो मजूरी करवे जाना है, तो बड़े आदमी हैं, उनको कर्ज लाए हते हम, एक कारण से हमें तो पहुंचाना पड़ो, और मोड़ा की पढ़ाई छूट गई। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि कोई ऐसा कर्जदार हो तो उसके कर्ज की जिम्मेवारी गोपाल भार्गव लेता है। आपको किसी भी बच्चे के लिए पढ़ाई से वंचित करने की आवश्यकता नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाएं, एमए कराएं, एमएससी कराएं, एलएलएम कराएं, जो कुछ भी कराना हो कराएं, अच्छा वकील बनाएं, अच्छे डॉक्टर बनाएं। सभी वर्गों के लोग नौकरियां कर रहे हैं, बड़ी संख्या में कर रहे हैं, लेकिन आपको ये तमाम सुविधाएं हम लोगों ने दी हैं। इसके बावजूद भी जब मैं देखता हूँ, गांव जाता हूँ, तो बड़ा दुख होता है। और वो दुख इसलिए आपकी भी गलती नहीं है, चूंकि आपकी जन जागृति नहीं हुई, जन जागरण नहीं हुआ। और इस कारण से मैंने अभी 4-5 साल पहले, जो हमारा कड़ता गांव है, जो आदिवासी गांव है, इस गांव में हमने बड़े देव का जो स्थान था, उस स्थान की व्यवस्था की, उस स्थान को बढ़िया बनवाया। दुर्गावती जी की, रानी दुर्गावती जी की हमने बाहर से बनवाकर हमने मूर्ति की स्थापना की। हमने वहां पर शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी की, उनकी भी मूर्ति के लिए हमने ऑर्डर दे दिया, उनकी भी मूर्ति बनेगी, वहां पर वो भी लगेगी। हम वहां पर एक आदिवासी जनजाति का संग्रहालय बनाने वाले हैं। आपकी विरासत यदि आपको पता नहीं होगी, आपको मालूम नहीं होगी कि आप कैसे वीर खानदान से, वीर कुल से, वीर जाति से आप उसके वारिस हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि हमारी नई पीढ़ी भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, उतनी अग्रणी नहीं हो पाएगी। आपको पता नहीं, भले कि हमारे बहुत से भाई बैठे होंगे, मुझे कहते हुए गर्व है, महामहिम जी मेरे विधानसभा क्षेत्र के भले गांव में, छोटा सा गांव है, रिकॉर्ड है ब्रिटिश काल में 1857 के उसमें और 1942 के उसमें आंदोलन में एक गांव के 42 आदिवासी परिवार, जिनको बाकायदा पेंशन, बाकायदा ताम्रपत्र, सारी चीजें मिली। आज उसमें से अनेकों लोग अब हमारे बीच में नहीं है। एक गांव से 42 लोग निकले, इससे बड़ी बात आदिवासियों के लिए कुछ नहीं हो सकती। एक छोटे से गांव में, भले गांव में, आपके बहुत से रिश्तेदार होंगे, देवरी के हमारे भाई यहाँ पर आए हैं। मैं देवरी के आदिवासी भाइयों के लिए भी और सभी समाज के भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी कृपा पूर्वक यहाँ पर पधारे। पिछले दिनों सागवानी में एक आयोजन हुआ था, मुख्यमंत्री जी आए थे। उसके पहले बाजू के गांव में एक आयोजन हुआ था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जागृति के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एक आयोजन करते हैं। देवरी में आयोजन है और सभी जगह आयोजन कर रहे हैं कि धीरे धीरे समाज उठे। आज कोई वोट का सवाल नहीं है, 2 साल है अभी चुनाव के लिए, लेकिन हम जनजाति के भाइयों के लिए इन 2 सालों में यदि कुछ कर सके तो निश्चित रूप से हमारी राजनीति धन्य हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इतने साल से मैं हूँ, मैं यदि 100-200 लोगों के काम भी आ सका, नौकरी के काम आ सका, तो मैं धन्य। आपके लिए यदि कोई बीमारी हो, आपके लिए कोई कष्ट हो, आपको सभी को मालूम है, एम्बुलेंस रखी है मेरी, आ जाए, कितना भी पैसा क्यों न लगना हो, उसकी जिम्मेवारी गोपाल लेता है। आपके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जानकारी के अभाव में अनेकों लोग घर में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि काफी इंटीरियर के गांव में रहते हैं, जहां पर शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आदिवासी गांव में हर घर में नल से पानी मिले, इसकी 1 साल में व्यवस्था हर घर में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको भी सूचित करना चाहता हूं। हर घर में, इस विधानसभा क्षेत्र के हर घर में नल से पानी देने की व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर की है। आप सब लोगों की सूचना, सिंचाई योजनाओं में भी
सुनार पर, कोपरा पर, गधेरी नदी पर, कैत नदी पर आपकी जमीन को सिंचित करने के लिए सभी के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। जिन आदिवासी भाइयों के, वैसे तो बहुत भाइयों के बने हैं, लेकिन जिनके वन भूमि पर कब्जे थे और इनके थोड़े बहुत प्रमाण हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं आप लोग सूचना दीजिए। आपको वन भूमि के कब्जे वाली जमीन का आप सभी लोगों को पट्टा प्रदान किया जाएगा। उस पर हम आपको लोन दिलाएंगे, उस पर कुआं खुदाएंगे, आपके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए रहेंगी। आदिवासी भाइयों के लिए जितनी योजनाएं चलती हैं, सभी योजनाओं का लाभ आप लोगों के लिए इस छत के नीचे, छप्पर के नीचे मिले। यही मेरी मंशा थी इस आयोजन के पीछे, यही उद्देश्य था कि एक तरफ तो हम मेले का आनंद लें, लेकिन दूसरी तरफ हम जो लाभकारी योजनाएं अपनी सरकार की चलती हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ हम यहाँ से लेकर जाएं। जो निःशक्त भाई हैं, विकलांग भाई हैं, जिनके प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं, जो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सागर जाते हैं और कभी कभी वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहिबान व्यस्तता के कारण नहीं मिल पाते हैं, तो फिर लौट के आते हैं, फिर जाते हैं, फिर कभी कभी 2-3 बार होता है। तो यहाँ पर विकलांगता के प्रमाण पत्र बनाने का, निःशक्तता के प्रमाण पत्र बनाने का भी एक स्टॉल है और आप सभी लोग उसका भी लाभ लें। जिन लोगों के पास में विकलांगता के कारण कैलीपर्स वगैरह नहीं है, साइकिलें नहीं है और दूसरे उपकरण नहीं है, उनके लिए नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ी राशि की कमी है सामाजिक न्याय विभाग में। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमने व्यवस्था की है और जितनी अधिकतम हो सकती है उसकी व्यवस्था और करेंगे, लेकिन कोई भी भाई, कोई भी अपंग भाई इस तरह से जमीन पर नहीं घिसटे, उसके लिए कम से कम साइकिल की व्यवस्था हो जाए। और यदि आवश्यक होगी तो हम व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए मोटरेट, यानी मोटर से चलने वाली आपको तिपहिया गाड़ी की व्यवस्था भी हम आपके लिए करने वाले हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी भाइयों के लिए जो अनेकों प्रकार की योजनाएं हमारे जनजाति भाइयों के लिए चलती हैं, उन योजनाओं का लाभ लें और अपने वीर पुरुषों के लिए जरूर याद करें। जिनके आप वंश के हैं, जिनके आप कुल के हैं, उनके चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं, उनका इतिहास यहाँ पर रखा हुआ है। और इस कारण से मैंने तो इतिहास को आपके संजोने की कोशिश की है, उसे बढ़ाने की कोशिश की है। कड़ता गांव में जो धीरे धीरे एक तीर्थ स्थल बन रहा है, उस तीर्थ स्थल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोग भी इसमें सहभागी बने। आदिवासी कन्याओं के कन्यादान में भी हजारों कन्याओं के मैंने लिए हैं। इस साल फिर कन्यादान समारोह होगा, 2 साल 3 साल कोरोना के कारण कन्यादान समारोह अपना जो होता है वह नहीं हो पाया, लेकिन अब कन्यादान समारोह हमारे जनजाति की बेटियों का होगा। मैं उनके पैर पखारूंगा। आप सब लोगों के लिए चिंता करने की, परिवार की कन्या को बोझ मानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अनेकों प्रकार के और भी जो लाभ हैं वो आपके लिए मिलेंगे। आप लोग कृपा पूर्वक पधारे। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो राज्यपाल जी हैं, आप सबके राज्यपाल जी हैं, उन्होंने बहुत ही मैं तो एक बार ही गया और उन्होंने तुरंत कहा कि मैं निश्चित आऊँगा, और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से एक निमंत्रण, अल्पकालीन निमंत्रण पर सभी लोगों के सामने आपके और उन्होंने उपस्थित होने की, हमको उपस्थित होकर कृतार्थ किया। इसके लिए उनका कोटि कोटि आभार है। आप सब लोगों के लिए धन्यवाद है। सभी जो इस खेती के सीजन के बावजूद भी सभी लोग पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में जब भी आप लोग जाएं, आराम से जाएं, तसल्ली के साथ में जाएं, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नर साहब के जाने के बाद में सभी लोग फिर अपना मेला इला देखें, जो कुछ भी करना हो। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्राम उद्योग मध्य प्रदेश शासन। और अब आपकी ओर से रहस मेला के उद्घाटन के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी के लिए कृपा पूर्वक आमंत्रित करते हैं। कृपया इस अवसर पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। सम्मानीय राज्यपाल महोदय। बोलिए गदादेव महाराज की।
रहस मेला शुभारंभ इस अवसर पे अपने बीच उपस्थित जिसने अभी अभी आप सभी को सरकार की कई योजना की जानकारी अपने को दिया, और कई योजना में कुछ भी जरूरत है तो मैं यहां बैठा हूं। ये कितनी बड़ी बात है। मैं बहुत सालों से उनको जानता हूं, बहुत सालों से, और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता से नेता बनता है, और नेता कैसा होता है वो आप सभी तो जानते ही। ऐसे लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी, एक दूसरा मैंने देखा आज, छोटे भाई का बड़ा भाई ने स्वागत किया। बहुत कम होता है, मगर सरकार के खनिज एवं श्रम मंत्री श्री विजेंद्र सिंह जी वो बोलते थे, तभी मेरे को, मैं समझता था भाषा मध्य प्रदेश की तो नहीं लगती मेरे को। बाद में उन्होंने बोला कि ये बुंदेली भाषा है। रहस मेला के आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई श्री अभिषेक भार्गव जी, उनको सुनने में भी जो आवाज अंदर से निकलती है उससे मालूम पड़ जाता है कि कैसा कर्मठ तो भैया भी है। मैं समझता हूं ये परिवार को देन है। उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित मुरब्बियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, ऐतिहासिक नगरी गढ़ा कोटा में बुंदेलखंड की संस्कृति, सभ्यता और सहकार के इस भव्य आयोजन में उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इतना बड़ा जन समूह यहां से दिखता है, एकदम आखिर तक इतना बड़ा माहौल एक साथ में इकट्ठा करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं ये प्रेम भाव से होता है। ये मेला का महत्व बताता है। यह बताया गया कि 14 साल से ये हो रहा है, दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। कई स्टॉल भी लगे हुए हैं। ऐसा आयोजन के लिए भैया अभिषेक को और हमारे मंत्री भार्गव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि रहस मेला आयोजन की 200 वर्ष से अधिक पुरानी परंपरा है। मुझे बताया गया कि मेले में लोक कला के सांस्कृतिक आयोजन के साथ ही शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजना के बारे में अभी मंत्री जी सब बता रहे थे। प्रचार प्रसार भी यहाँ होता है। मेले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया जाना अनुकरणीय पहल है। दोनों समाज की
सेवा करना ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, मगर समाज से जुड़ी हुई समाज की समस्या है उनको जानकारी देने को, उनको लाभ देना ये बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री पंडित गोपाल भार्गव द्वारा क्षेत्र के विकास और बुंदेली संस्कृति की विरासत को जीवन बनाए रखने का प्रयास की मैं सराहना करता हूं। कई लोग देखो तो फुर्सत ही नहीं मिलती, 5 साल के बाद जाते हैं तो कोई बोलते हैं हम तो नहीं पहचानते इनको, मगर समाज के साथ रहकर जो जो सरकार ने दिया हुआ है, या केंद्र सरकार देती या तो राज्य सरकार देती है, उसको सही मात्रा में लाभ दिलाना और चुने हुए लोग की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सभी लोग ऐसे नहीं होते। मेले और उत्सव की हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और पारस्परिक एकता का प्रतीक है। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान को नई पीढ़ी में हस्तांतरित करने की, उसकी जीवंतता को बरकरार रखने का साधन है। कई ऐसे अपने बच्चे हो उसको संस्कृति का मालूम नहीं है। अभी सारे देश में अमृत महोत्सव चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने 1 महीने पहले एक समिति का जो गठन हुआ है उनकी सब जानकारी लेने के लिए दूसरी मीटिंग थी। कई बड़े बड़े लोग आए उसमें। कई ने बताया कि देश ने आजादी तो प्राप्त किया है, मगर नई पीढ़ी को क्या मालूम है आज कौन क्रांतिवीर थे जिसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर भी आजादी दिलाई। ऐसे सभी क्रांतिकारी को कौन पहचानता है, इतिहास को कौन जानता है। इसी अमृत महोत्सव के नाते से सभी नई पीढ़ी को भी मालूम पड़े कि हम ऐसे ही आजाद नहीं हुए, कितने लोगों को बलिदान, सारा परिवार बिछड़ गया फिर भी आजादी लेके रहे। ऐसे कई आदिवासी नेता भी है जिसका इस सरकार ने बहुत अच्छी तरह स्मरण किया है। उनकी बात आज भी समाज में मैं देखता हूं। मैं करीब 8 महीने से राज्यपाल बना, यह सब कार्यक्रम होते हैं तो मेरी जानकारी तो मिलती है। शंकर शाह, रघुनाथ शाह का बहुत बड़ा यह स्टेच्यू बनाया गया है। तात्या भील, भीमा नायक, रानी दुर्गावती जी, रानी कमलापति स्टेशन का नाम भी बन गया। आज तक क्यों भैया क्यों नहीं हुआ? ये जनजाति समाज के लिए भी अभी ऐसा हुआ है कि जो जो अपने अंग्रेज के सामने जो लड़े थे, विधर्मियों के सामने लड़े थे, वो सभी का स्मरण अभी अपने को सुनने मिलता है। इन आयोजनों में युवा पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति से रूबरू होती है, जिससे उनमें अपनत्व का भाव मजबूत होता है। अपनी लोक संस्कृति के पहचान उसे संरक्षण और संवर्धन की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबके साथ विश्वास और प्रयासों से विकास के साथ ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर की मजबूती और प्रसार के प्रयास भी किए गए हैं। मोदी जी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति और क्षेत्र के विकास में वंचित, दूरस्थ और पहुंच विहीन क्षेत्रों और वर्गों की प्रगति को प्राथमिकता दी गई है। आप सभी उनको एहसास करते होंगे। मोदी जी समर्पित भाव से समाज की सेवा, कला, साधना करने वाले को आगे बढ़कर प्रोत्साहन और सम्मान करते हैं। मैं बहुत साल उनके मंत्रिमंडल में रहा हूं।
जब ही से गुजरात के सीएम बने तभी से लेकर वो दिल्ली गए तक मैं उसके मंत्रिमंडल में था। बहुत नजदीक से मैंने देखा है, बहुत नजदीक दिया। वो 18 घंटे काम करते हैं, ऐसा कोई कर सकता है क्या? मानव जीवन में एक समाज असामान्य मानव बोलो देखो। और उन्होंने खास करके यहाँ जनजातीय ज्यादा बैठे, इसलिए मैं एक दो बात करने का चाहता हूं। मैं गुजरात में वन बंधु कल्याण योजना बनाई। सारे उनके आने से पहले जो जनजाति के लिए खर्चा करते थे उसको मिलाकर एक बार वन बंधु कल्याण योजना बनाई। उससे पहले जब से गुजरात का तंत्र शुरू हुआ था तो 12,500 करोड़ रुपये खर्च किया हुआ था। उन्होंने तय किया कि इतनी बड़ा समाज है, तभी 90 लाख की जनसंख्या थी गुजरात की। तो उन्होंने देखा ये 12,500 करोड़ रुपये में क्या काम हुआ। वन बंधु कल्याण योजना डाली, 5 साल में 15,000 करोड़ रुपया खर्चने का ऐलान किया और 5 साल के बाद देखा तो 18,000 करोड़ रुपये खर्च हुआ। कई आदिवासी विस्तार जो कोई पूछता नहीं था, ऐसे सब विस्तार बहुत अच्छे होने लगे। फेज 2 लगाया कि अभी हम 5 साल में 40,000 करोड़ रुपया लगाएंगे। पहले 1 साल का 3,000 रुपया, बाद में 1 साल का 8,000 रुपया, 8,000 करोड़ रुपया, ऐसे कर कर वन बंधु योजना। तो ऐसा माहौल बना के गुजरात के आज कहाँ भी ट्राइबल एरिया में जाओ तो अपने को लगता है कि विकास देखो, ये गुजरात मॉडल ऐसा उन्होंने बनाया। बाद में वो केंद्र में गए तो केंद्र में भी एक एक योजना जो बनाई हुई है, जो माता बहनें चूल्हा में जब भी भोजन बनाती थी तभी और धुआं के कारण ऐसा बोला जाता है कि एक बार भोजन बनाओ तो 60 सिगरेट पीते, उनकी जो धुआं पेट में जाता है, ऐसा एक बार भोजन बनाने में अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को या पत्नी को इतना धुआं पेट में जाता है, बेचारी सारी जीवन दुखी रहती थी। उसमें से उज्ज्वला योजना बनी। देखो प्राइम मिनिस्टर की क्या सोच है बताइए। बेटी बचाओ का जब से पहले मैं साक्षी होकर पहली योजना उन्होंने बनाई, क्योंकि कई ऐसे लोग थे कि जो बेटी नहीं चाहते, तो हमको तो बेटा चाहिए। क्या भैया बेटा का क्या, तो क्या बड़ा होगा और हमारे अच्छा नौकरी करेगा, हमारी देखभाल रखेगा। और आज के बच्चे तो बड़े होते तो हमको तो सचिन तेंदुलकर बनना है, विराट कोहली बनना है, और कोई माँ बाप का ध्यान रखता है क्या? बच्ची होती है तो बाप पिता शाम को घर आए तो पहले गिलास का पानी पिताजी को देती है। बीमार पड़ा तो बाप को ले जा, चलो हम आपको दवाखाने में ले जाता है। ऐसे कोई बेटा करता है? वो तो गांव खेलता रहता है। तो उन्होंने दाखिल किया, पहले बेटी बचाओ, बाद में बेटी पढ़ाओ, बेटी की भी जिंदगी अच्छी रहे, उसके लिए योजना दाखिल की। अभी मैं मध्य प्रदेश आया तो कई कॉलेज में मैं जाता हूँ दीक्षा समारोह में, तो ज्यादातर बेटी दीक्षा लेती है। तो मैं बोलता हूँ कि सरकार को अभी बेटा बचाओ से योजना लागू करना पड़ेगा क्या? मैं खास करके अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं, वो ज्यादा बच्ची को नहीं पढ़ाते। तुम तो शादी करके घर दूसरे घर चले जाएंगी, ऐसा मत कीजिए। उनको पढ़ाओ,
उनका भी जीवन अच्छा रहे, अच्छे घर में वो जाए। अभी सरकार की तो इतनी योजना, लाडली योजना क्या है बताइए। और मैंने 2-3 दिन पहले भी अभी भाषण दिया विधानसभा में, तभी मेरे को लाडली योजना भी एकदम, लाडली योजना, लक्ष्मी योजना, कितने ऐसी बेटियां आज पढ़ती है। मगर घर से ही थोड़ा माँ बाप उनको ज्यादा प्रोत्साहन करने की जरूरत है, वो आप सब करें। ऐसे मेरे मन में एक विचार था, इसलिए आपको मैंने बोल दिया। सुशासन का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। सबके कष्टों को दूर करने लिए वे दिन रात प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। जनजाति को असर होती है ऐसी एक बात 15 नवंबर यह बताया, प्रधानमंत्री जी आए थे। जनजाति में, अनुसूचित जनजाति में एक सिकल सेल नाम का रोग पड़ा हुआ, अनुवांशिक रोग है। घर में माँ बाप को होता है तो बच्चे में ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ इतनी जागृति नहीं है, इतना बड़ा मेला है और इतने सारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इसलिए मैं, सरकार तो काम कर रही है। झाबुआ और अलीराजपुर में स्पेशल दोनों जिले में अभी बहुत अच्छी तरह काम चल रहा है। मगर सारे मध्य प्रदेश में कोई ना कोई प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामूहिक आरोग्य केंद्र है, सिविल हॉस्पिटल में है, वहां उसकी जांच होनी अभी शुरू हो गई। मैं यहाँ बहुत से युवा मित्र है, युवती भी है। अपने समाज की सेवा, ऐसे सरकार तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, वो सभी योजना बनाकर काम कर रही है, मगर अपना भी प्रयास होना चाहिए। मोदी जी बोलते हैं ना, सबका प्रयास। तो अभी समाज के युवा लोग उसमें अवेयरनेस, जागृति लाने का गांव में प्रयत्न करो। मैंने सभी कलेक्टर्स और डीडीओ को बताया है कि भैया प्राथमिक आरोग्य केंद्र और सामूहिक आरोग्य केंद्र में गांव के जो भी लोग आते हैं, किसी वजह से आते हैं तो उसकी जांच कर लो। आंगनवाड़ी चलती है तो आंगनवाड़ी में भी छोटे बच्चे आते हैं, उसकी भी जांच करो। प्राथमिक स्कूल, उसमें भी जांच करो। और जो जो बच्चे को ऐसा सिकल सेल मालूम पड़े, आप कई बार सिकल सेल एकदम तो इतनी जागृति नहीं है कि आपको मालूम पड़ जाएगा, मगर आप टीबी को तो जानते हैं, क्षय को तो जानते हैं। ऐसे कई पुराने लोग हैं कि जो देखते हुए मालूम पड़ जाता है कि इसको टीबी हुआ। मगर टीबी जैसा ही रोग है। अभी तो मेरे को लगता है, मैंने काम जब से 4-5 महीने से शुरू किया, तभी तक हमको मालूम पड़ा कि बहुत से परिवारों में है, मगर जांच करें तो बाद में मालूम पड़ेगा। मैंने खुद ने, कभी बोलते हैं ना दान देना है तो अपने से शुरू करो। मैंने राजभवन में ही एक प्रयोग किया, 55 लोग को हमने जांच किया, उसमें से 12 लोग निकले। 12 लोग, यानी कितना % है वो देखो। और हमारा खुद का अनुभव है। अभी मैंने कलेक्टर से बात किया, अब प्राथमिक जो शाला है, माध्यमिक शाला है, एकलव्य मॉडल स्कूल है, कॉलेज है, वहां सीधा जांच करो और जांच करने के बाद उनका तुरंत इलाज हो, ऐसा प्रयत्न शुरू करो। और अभी अपने को स्कूल में मालूम पड़ता है कि ये बच्चे को सिकल सेल ट्रेड या तो डिसीज है, तो सीधे उन पे घर पे जाओ। घर का एड्रेस लिखा हुआ है, गांव में है, तो परिवार में जाएंगे तो परिवार में जानने मिलेगा कि ये घर में किसको है। माँ बाप को दोनों में होगा तो बच्चे में 100% 100% आएगा। अगर माता पिता को ट्रेड है तो उनका जो